बहुत बहुत स्वागत है आप चारों लोगों का। एकदम पिंकी प्रॉमिस करिए कि मर्यादित ढंग से बातचीत करेंगे। करिए, मैं वेट कर रहा हूं। जब तक आप लोग प्रॉमिस नहीं करेंगे मैं बातचीत शुरू नहीं करूंगा। क्या आप लोग संसदीय भाषा में बात करेंगे मंच पर, या वो जो टीवी डिबेट में जैसे लोग आते हैं वैसे बिहेव करेंगे? मैं तो तैयार हूँ, बाकी हमारे विपक्ष जन से पूछ लीजिए आप। ये विपक्ष में आपने सफाई की तरफ इशारा किया सबसे पहले, क्योंकि अब जब बहन तैयार हो तो मैं समझता हूं कि समाजवादियों का हमेशा चरित्र ही रहा है शालीन रहने का। शालीन अभी रहने का चरित्र। बहन बोल दिया है तो सम्मान दिख जाएगा मंच पे। हम सभी उम्मीद तैयार है। हैं। तैयार हैं आप लोग? ठीक से बात करेंगे आराम से? बिल्कुल। देखिए, अपना क्या है कि ऐसी कोई वो टीवी वाली ड्यूटी नहीं है कि 20 मिनट तक शोर दिखाना ही है, कुर्सियां फेंकें, सब चीखें, माइक बंद हो, वो ड्रामा नहीं है। अच्छे से बातचीत होगी तो 1 घंटे बातचीत करेंगे, संवाद होगा, और गड़बड़ होगी, हल्ला गुल्ला होगा, सब चीखेंगे तो बंद कर देंगे, है ना? अपना हो गया, अपन दर्शकों से मिल लिए अपने। ठीक है, तो अच्छे से बातचीत करेंगे। आप लोगों को ससम्मान मंच पर बुलाया इसलिए गया है क्योंकि आप प्रदेश की 4 बड़ी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि हैं। आप ही से शुरुआत करते हैं। फिर रविंद्र जी, बहुत समय पहले की बात नहीं है, 10 साल हुए आपकी सरकार हुआ करती थी। 7 से 12। हाँ, 7 से 12 जी, 2007 से 2012। फिर उसके बाद से सरकार आ नहीं पाई, क्या वजह रही? एक तो 7 से 12 तक की जो सरकार रही, बसपा की पूर्णकालिक सरकार रही, सबसे बड़ी चुनौती रही कि बसपा के जो सकारात्मक कार्य रहे, बसपा ने जो कार्य किए, 6 जो विश्वविद्यालय बनाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, जिसमें जो नोएडा में बना हुआ है आपका गौतम बुद्धा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जो बना हुआ है, ऐसे तमाम अन्य सारे लगभग 200 डिग्री कॉलेज का निर्माण कराया गया, और 11 मेडिकल कॉलेज बने, 23 नए जिलों का निर्माण कराया गया। उसके अलावा लगभग 6 नए मंडलों का निर्माण कराया गया, और ऐसे ही पहली बार 2 लाख से ऊपर पुलिस कर्मियों की भर्ती की गई, लगभग 88,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, 5,000 उर्दू शिक्षकों की भर्ती हुई। ऐसे ही अनगिनत कार्य किए गए, लगभग 1 लाख से ऊपर बड़ा सफाई कर्मचारियों, आए हो। 1 लाख से ऊपर सफाई कर्मचारियों की भर्ती हुई। हाँ। जो सकारात्मक कार्य रहे, हमारे मीडिया में इतने नकारात्मक तरीके से प्रचारित किया। मीडिया क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मीडिया बसपा के कामों को नकारात्मक ढंग से प्रचारित करता है? एक चुनौती मैं आपको अभी भी बता देता हूं, यहाँ पे बैठे बैठे बीएसपी किस तरीके से काम करती है, बीएसपी का क्या मैकेनिज्म है और कैसे काम करती है, उसको लेकर जो मीडिया का अप्रोच है वो बड़ा चुनौतीपूर्ण है। उनको नहीं पता। मैं अपने मीडिया के जिन भी साथियों से बात करता हूं अभी तक, उनको वो नहीं समझ पा रहे कि बीएसपी कैसे काम कर रही है, क्योंकि वो बीएसपी को ले रहे हैं अन्य पार्टियों के तरीके, जैसे बीजेपी, सपा या अन्य पार्टियां काम कर रही हैं, वो उसी नजरिए के साथ बीएसपी को लेना चाहते हैं। तो ये इसीलिए चुनौती बन जाती है बीएसपी के परिप्रेक्ष्य को समझने में। बीएसपी ने इस नजरिए को समझाने के लिए क्या प्रयास किए? बीएसपी ने नजरिए को समझाने के लिए अपने स्तर पे प्रयास किया, लेकिन जो प्रोपेगेंडा है, लोगों को लगता है बात कहने से ज्यादा बात पहुंचनी चाहिए, हमारी कोशिश है काम करने से बात ज्यादा पहुंचनी चाहिए। ये दोनों चीजों का अंतर। 2012 से अब तक लोगों तक बात क्यों नहीं पहुंच पाई है? लगातार प्रयास किया जा रहा है, और आप सबके सहयोग से इस बार हम लोगों ने पूरी तैयारी की है। सहयोग है? लल्लन टॉप का किसी को कोई सहयोग नहीं है? नहीं, सभी मीडिया जनता को साथियों के सहयोग सहयोग से, सभी मीडिया साथियों और जनता के सहयोग से इस बार जो जमीनी स्तर पर काम हो रहा है, लोग पूछते हैं कहाँ काम हो रहा है, कहाँ काम हो रहा है, तो हम बताएंगे जो जमीनी स्तर पे कार्यकर्ता जो काम कर रहा है, जो आज के दौर में हमारे आपके बीच में मौजूद नहीं है, जो हमारे तमाम जिला की कार्यकारिणी से लेकर प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर की कार्यकारिणी काम कर रही है, उनका काम जनता से कनेक्ट होकर काम जो चल रहा है, उसका असर आगे आने वाले चुनाव में दिखेगा, और हम अपनी सरकार बनाने वाले। सरकार बनाएंगे? गठबंधन भी करेंगे किसी से? पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। गठबंधन करेंगे क्या? पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी बसपा की। किसी से गठबंधन करेंगे? पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी बसपा की। मैं हिंदी में ही सवाल पूछ रहा हूं। आपने कहा पूर्ण बहुमत की सरकार, वो तो पिछले दावे में कह दिया। मेरा सवाल है, क्या बहुजन समाज पार्टी विधानसभा चुनाव में उतरने से पहले लोकसभा चुनाव की तर्ज पर कोई गठबंधन करेगी? लोकसभा में ताना आपका इनके साथ 50-50? हमने पहले ही गठबंधन कर लिया, हमारा जनता के साथ गठबंधन हो गया, उसकी तैयारी के साथ हम विधानसभा में जा रहे हैं। 19 में क्या हुआ था? 19 की बात छूट गई, हम आगे निकल चुके हैं। निकल गए आगे? बिल्कुल। बताइए भाई मनोज जी, ये आपको छोड़ के आगे निकल गए हैं। देखिए, राजनीति में कोई भी चीज बहुत अस्थाई नहीं होती है। मैं जो समझता हूं, जो समाजवादी पार्टी समझती है
कि राजनीति में विचारधारा अस्थायी होती है और विचारधारा हमारी अस्थायी है। इनका हमारा अलायंस रहा, हम लोग चुनाव लड़े, लेकिन ठीक है, अनुभव ठीक नहीं रहा। अब समाजवादी पार्टी किसका का अनुभव ठीक नहीं रहा, आपका या बसपा का? खास करके समाजवादी पार्टी का अनुभव ठीक नहीं रहा, क्योंकि क्या आपका गड़बड़ बड़ा मंच है और मैं समझता हूं कि जो लल्लन टॉप का मंच है, कम से कम समता भरा मंच है। और डॉक्टर लोहिया कहते थे कि जो भाव प्रकृति का है, जैसे प्रकृति का भाव है कि हवा है तो सबको मिल रही है, माँ गंगा है तो चाहे हिंदू जाए, मुस्लिम जाए, क्रिश्चियन जाए, सबको उतना ही भाव है। वही भाव राजनीतिक दल और नेताओं का होना चाहिए। तो बहुत समता भाव से आपसे कह रहे थे हैं कि समाजवादी पार्टी का अनुभव ठीक नहीं था। समाजवादी पार्टी अब 2022 का चुनाव सुभाषपा के साथ, जनवादी सोशलिस्ट डॉक्टर संजय चौहान की पार्टी है, केशव देव मौर्य की एक पार्टी है, तो हम लोग क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे हैं। चाचा का नाम भूल गए? चाचा तो चाचा ही हैं। अब रिश्ते तो जो प्रकृति प्रदत्त रिश्ते होते हैं वो कभी बदलते नहीं। तो चाचा का जो सम्मान है वो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निगाहों में, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अगर निगाहों में है तो हम जैसे कार्यकर्ताओं के निगाहों में ही उतना ही। इन्होंने तो अपनी उपलब्धियां खूब सारी गिना दी, जिसके आधार पर, और ये कह रहे हैं कि भले ही मीडिया में रिपोर्ट ना हो रहा हो, रविंद्र जी कह रहे हैं, लेकिन बसपा तैयारी कर रही है और पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। आप अपना दावा भी बता दीजिए संक्षेप में। देखिए, समाजवादी पार्टी का जो दावा है वो 400 के पार है। अब की बार 400 के पार। 3 सीटें छोड़ दी आपने। 3 इसलिए छोड़ा गया कि आप भी समझते हैं लोकतंत्र में विपक्ष की एक जरूरत होती है। तो 3 में, उसमें जो 3 साथी हमारे बैठे हैं, अपना समझ लेंगे कि कितनी सीटें हैं। लेकिन जिस नंबर का आप दावा कर रहे हैं उसके तो आसपास भी कभी सपा नहीं पहुंची। 2019 में लोकसभा चुनाव हुए, आपने बसपा से गठबंधन किया, तब भी 5 सीटें जीत पाए। 14 में भी 5 सीटें थी, जबकि तब तो प्रदेश में आपकी सरकार भी थी। तो इस आत्मविश्वास को कोई अति आत्मविश्वास क्यों ना करार दे, जो आप इतना बड़ा नंबर कोट कर रहे हैं? ये अति आत्मविश्वास इसे नहीं कह सकते हैं। हम ये समझ रहे हैं कि जब 15 लाख वाले झूठ से आप 300 से ज्यादा सीटें अगर लोकसभा की जीत सकते हैं, तो आगरा लखनऊ जैसा एक्सप्रेसवे बना के 55 लाख माताओं बहनों को पेंशन दे करके और 20 लाख युवाओं को लैपटॉप दे करके कि युवा नवाचारी कैसे हो, इस सच के माध्यम से 400 सीटें जीती जा सकती हैं। रोशनी जी, आपकी नेता प्रियंका गांधी ने कैंपेन लॉन्च किया, लड़की हूं लड़ सकती हूं। हाँ जी। आपने भी टिकट के लिए दावेदारी की है? देखिए, टिकट की दावेदारी मैंने अभी नहीं की है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे के बाद। मैंने दावेदारी आज से 2 साल 2.5 साल पहले की है। और हर इंसान का अधिकार होता है, अगर आप कार्य कर रहे हैं तो अपनी पार्टी में टिकट आप मांग सकते हैं। इन चुनाव में जाते हुए आप लोगों का दावा क्या है? क्या आप लोगों को भी लगता है आपकी सरकार बन रही है? हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने देश की आधी आबादी यानी कि महिलाओं पे फोकस करते हुए, क्योंकि महिलाओं को उनका अधिकार, इससे पहले जितनी भी उत्तर प्रदेश की सरकारें आई, यहाँ की जनता ने सपा को मौका देके देख लिया, बसपा को मौका देके देख लिया, भाजपा को भी मौका देके देख लिया। नतीजा ये है कि अपराध में नंबर 1 पे है उत्तर प्रदेश। जंगल राज यहाँ नंबर 1 पे है उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में। महिलाओं के खिलाफ अपराध में नंबर 1 पे है उत्तर प्रदेश। किसानों के खिलाफ अन्याय यहाँ नंबर 1 पे है। अभी हम सब ने देखा कि 1 साल लंबा किसान आंदोलन चला, वो 3 काले बिल वापस लेने की जिद में थे। हमारे देश के किसान आगे आने वाले भविष्य के लिए आंदोलन कर रहे थे पिछले 1 साल से, जिसमें 750 से भी ज्यादा किसानों की मृत्यु हो गई, शहादत हो गई। उस पे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के मुंह से उफ तक नहीं निकली। लेकिन 1 साल बाद वो आते हैं मीडिया में और कहते हैं मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, वो 3 काले बिल मैं वापस ले लेता हूं और किसान अपने घर वापस लौट जाएं। क्यों? क्योंकि चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी किसी की सगी नहीं है। वो कहते हैं कि हम हिंदुओं के सबसे ज्यादा साथ देने वाले हैं और हिंदू पार्टी है, तो सबसे ज्यादा हिंदुओं का अगर कोई विरोधी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। सबसे ज्यादा हिंदू अगर बेरोजगार हुए हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी में हुए हैं। सबसे ज्यादा महंगाई अगर आई है तो वो भारतीय जनता पार्टी के राज में। 250 रुपए सरसों का तेल हो जाएगा, कभी सोचा था किसी ने? अब क्या जनता पानी में सब्जी बनाएगी? 100 रुपए पेट्रोल खरीदने में उफ हर इंसान के मुंह से निकल रहा है। 100 रुपए डीजल हो चुका है,
1000 रुपए गैस सिलेंडर का भाव हो चुका है। तो महिलाओं को फोकस किया है हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने, और महिलाएं ही तय करेंगी कि 2022 में किसकी सरकार आएगी। 40% आरक्षण इससे पहले एक सपना था महिलाओं के लिए राजनीति में। विरोधी कह रहे हैं कि सिर्फ यूपी में ये स्कीम क्यों लागू कर रहे हैं, पंजाब, देखिए, उत्तराखंड और गोवा में भी कर दीजिए। देखिए, स्टार्ट किया है अभी उत्तर प्रदेश से, और हमारी नेता ने कहा है प्रियंका जी ने कि उनका अगर बस चले तो वो 50% हर राज्य में कर दे, और अभी स्टार्टअप है उत्तर प्रदेश से, और हमें पूरा भरोसा है कि पूरे देश में ये स्कीम लागू होगी। और हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी प्रभारी उत्तर प्रदेश की है, उनके पास उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी थी और उत्तर प्रदेश में वो डिसीजन ले सकती थी, इसलिए उन्होंने उत्तर प्रदेश से स्टार्ट किया है। पूरे देश में राजनीति का स्टार्टअप ही कांग्रेस ने किया है। देश को आजादी दिलाने में भी सबसे ज्यादा कांग्रेस का हाथ था। उस समय तो भारतीय जनता पार्टी पैदा भी नहीं हुई थी। कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता कह सकता है कि देश को आजादी दिलाने में उसका सहयोग था? नहीं कह सकता। अगर कांग्रेस पार्टी ने देश को आजाद नहीं करवाया होता तो आज हम अंग्रेजों के गुलाम होते। आयुषी जी, अब आपकी सवाल तो सुन लीजिए। आयुषी जी, आपने अपने तीनों प्रतिद्वंदियों के दावे भी सुने और आपकी सरकार को लेकर इनके जो इल्जाम है वो भी सुने। अब आप अपना पक्ष रखिए। मैं जवाब दूंगी, लाइन से सबको जवाब दूंगी, और मैं चाहूंगी, उम्मीद भी करती हूँ कि हमारे जो प्रतिद्वंदी बैठे हैं वो भी सुने और उनके सहयोगी भी जो है वहाँ पे सुने। सबसे पहले मैं सभी का स्वागत करती हूँ और लल्लन टाप को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ किस भव्य कार्यक्रम का आपने आयोजन किया है। और एक काशी के नगरी में कार्यक्रम हो रहा है, तो एक बार महादेव का नारा हो जाए, हर हर महादेव। सबसे पहले मैं शुरुआत ही करूंगी कांग्रेस सरकार से, क्योंकि आपने बोला है कि कांग्रेस सरकार ने भारत को आजाद कराया है। आप सब जानते हैं कि आजादी में कितने बड़े हमारे क्रांतिकारियों का भूमिका रहा है। भिन्न तरह के क्रांतिकारी रहे हैं, कि नहीं? चाहे वो गरम दल के हो चाहे वो नरम दल के हो। भाजपा का कांग्रेस एक विचारधारा थी अच्छा, भाजपा जिसके माध्यम से लोग जुड़ते थे और उस वक्त किसी पर्टिकुलर पार्टी के बिहाफ पे काम नहीं करते थे। उनका मुद्दा ही, उनका काम ही आजादी था, और उस बिहाफ पे आजादी के लिए सब लोग लड़े और मरे और यह देश आजाद हुआ। ये सिर्फ पर्टिकुलर कांग्रेस और इंदिरा गांधी जी, नेहरू जी ने या राजीव गांधी जी ने, या मैं कह सकती हूँ राहुल बाबा या प्रियंका दीदी ने नहीं दिलाया। ये वही बात हो गई जो कुछ दिन पहले कंगना रनौत, जो अघोषित प्रवक्ता है भाजपा की, उन्होंने कह दिया था देश की जनता ने दिलाया है, इस देश के वीरों ने दिलाया है, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो। अब आती हूँ मैं हमारे भाई साहब पे, समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश में मैं चूंकि छात्र राजनीति से जुड़ी हूँ, 2015-16 में मैं छात्र संघ की अध्यक्ष रही हूँ, अपने पास के ही विश्वविद्यालय की अध्यक्ष रही हूँ, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की। आपको मैं बता दूं कि समाजवादी पार्टी किस तरह से विश्वविद्यालय, कॉलेज और प्रदेश पर हावी था। आप एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, आप एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, नेता पे भरोसा रखिए, आप बोल लेंगे वो। पेंशन देने की बात करते हैं, आप लैपटॉप की बात करते हैं, पर आपने जब इतना काम किया तो पिछली सरकार आपकी क्यों नहीं थी? आप ये बता दीजिए, क्यों आप 2022 के लिए परेशान हैं? आपने इतना बड़ा दावा किया कि हम 400 पार हैं, जबकि 3 आप छोड़े, मैं तो कह रही 3 भी ले जाइए, शिवपाल चाचा, अखिलेश भैया और मुलायम जी को दे जाइए, ले जाइए सारी सीटें, हमें कोई चिंता नहीं, हम लोकसभा में भी हैं। लेकिन सच्चाई क्या है यह पूरे देश की जनता जानती है, यह पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि महाराज जी की सरकार में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, चाहे वो छोटे से गांव से हो, चाहे वो बड़े महानगर की बात हो, काशी कॉरिडोर हो, या किसी भी गांव में बिजली पानी की व्यवस्था कराने की बात हो, चाहे महिला सशक्तिकरण की बात हो, चाहे शिक्षा व्यवस्था और व्यापार की बात हो। बसपा सरकार की जो योजनाएं थी बहन जी लाती थी, आज से इनको आने में ही इनकी गिनती ही कम होती जा रही है। इनको हम नीचे से शुरू कर रहे हैं और ये फिर भी दावा कर रहे हैं कि हमारे इनकी नेता अपने आवास पर बैठ के गठबंधन करने के लिए लोगों को बुला रही है, परंतु समस्या ये है कि गठबंधन के लिए भी कोई तैयार नहीं है बहुजन समाजवादी के साथ। ये स्थिति बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ है। अच्छा, तो अब आप बताइए
कि भाजपा सरकार 300 पार इस बार भी आएगी और पूर्ण बहुमत के साथ आएगी और फिर से महाराज जी मुख्यमंत्री बनेंगे। ये दावा है भारतीय जनता पार्टी का। अच्छा एक बात बताइए, ये आप लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है माइक पे चीख के बात करने की? मतलब देखिए मैं कितने आराम से बात करूं, मेरी आवाज पीछे तक पहुंच रही है, आराम से पहुंच रही है, एक से है पूरे देश तक पहुंच रही है, आराम से बात कर। जैसे आप लोग भी करके देखो, चारों लोग कर सकते हो, मुझे पूरा पता नहीं क्यों प्रयास करूंगी विपक्ष तक पहुंचना चाहिए। मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस है, आई माइट बी रॉन्ग, फॉल्स कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, पर दरअसल मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा सुन तो शोर लीजिए। मचाने की जरूरत तब पड़ती है जब आपके पास तार्किक बातें ना हो, और जब आप व्यवहारिक स्तर पर बातें ना कर सकते हो, शोर बहुत ज्यादा मचाना पड़ता है। तो मेरी आप चारों लोगों से ये गुजारिश है, अभी तो हमें बहुत देर बात करनी है और इसीलिए हम युवा नेताओं को बुलाते हैं, स्थापित विधायक, सांसद, मंत्री, उनको नहीं, थोड़ा आप लोग जोश जो है अपने तर्कों में दिखाएं, है ना, लेकिन आराम से बात करें और एक दूसरे को अपनी बारी आने पे ऐसे जैसे होता है ना अच्छी डिबेट्स में होता है कि जैसे मान लीजिए उन्होंने कुछ बोला, आप उससे सहमत नहीं हैं, तो आप मन में एक नोट बना लीजिए कि भाई जब मेरी बारी आएगी तब मैं इस बात का प्रतिवाद करूंगा या करूंगी। ये हो सकता है ना, है ना। अभी जो हल्ला मचाने के लिए आप लोग जब विधानसभा संसद पहुंचिएगा तब करिएगा, ठीक है ना। अच्छा ये बताइए, हम लोग बनारस में बैठे हैं, आप लोगों की नजर में बनारस का एक बड़ा मुद्दा क्या है और उसको लेके आपका सॉल्यूशन क्या है? आपसे शुरू करेंगे रविंद्र जी। बनारस और इसके आसपास के इलाके की एक जो सबसे बड़ी आपको समस्या लगती हो और उसका आप क्या समाधान करेंगे? बनारस को लेकर के एक जो बृहद स्तर पर समस्या रही है, अभी आपने देखा होगा कि तमाम आंकड़े निकले कि बनारस को जो है, एक तो दिखाया गया कि बहुत चमकती हुई सिटी है, बहुत चमक रहा है, बहुत निवेश कर रहे हैं, बहुत खर्चा कर रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कई सारे सर्वेज में आया कि बनारस सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है, आज के समय में भी सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है। दो तीन चीज़ें जो बृहद समस्या के रूप में आपको बनारस को देखना चाहिए। एक तो बुनकरों की जो समस्याएं हैं, बनारस की बुनकरों की एक विषय उसमें होगा क्या ना, फिर आपके सपा कांग्रेस के दोस्त कहेंगे यार ये तो बेईमानी हो गई, पहला मौका उनको दे दिया, उनने 5 मुद्दे गिना दिए, हम तिली लिली धप्पू क्या यहाँ बैठ के सिगट्टा करें? इसी पे बात करूंगा, बुनकरों की समस्या। एक समस्या, बुनकरों को जो रियायतें दी जानी चाहिए थी, भारत का जो भारत में बनारसी साड़ी का जो क्रेज है और बुनकर जो यहाँ के एक तरीके से पारंपरिक अपने कलात्मक रूप से अपनी बुनकर कला के रूप में जो जाने जाते थे, जब बहन जी की सरकार आई तो माननीय काशीराम साहब के नाम पे शिल्प केंद्र की भी स्थापना की गई और कई सारी योजनाओं, उनको बिजली में जो बिजली से छूट, बिजली के बिल से जो छूट का प्रावधान था वो भी किया गया। लेकिन हम देखते हैं कि आने वाले वक्त के साथ जो सरकारें आई, उन्होंने बुनकरों के कल्याण के लिए जो काम किए जाने थे, क्योंकि जो बनारस का बुनकर है वो सभी समुदायों से आता है, खासकर पिछड़े वंचित समुदायों से ज़्यादा आता है, तो उनके कल्याण के लिए उनकी संख्या बृहद है। उनके लिए बीएसपी के सरकार में पहली बार जो उनको मेहनताना दिया जा रहा था उसमें भी उनको दोगुना किया गया। 1 लाख रुपए की उनको जो है उनका बीमा भी किया गया 1 लाख रुपए का। लेकिन उसके बाद की सरकारों में जो इस तरीके से गुणात्मक तरीके से जो वृद्धि की जानी चाहिए थी उनके योजनाओं को लेकर के, वो नहीं की गई। समस्याएं बहुत सारी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बनारस में आप क्या करेंगे अगर सत्ता में आए तो? अगर बसपा सत्ता में आती है तो निसंदेह बुनकरों की जो योजनाएं लागू की गई थी गुणात्मक रूप से लगातार उसमें वृद्धि की जाएगी। उनके सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा और बीमा की जो योजना है उसको आगे बढ़ाते हुए शिल्प केंद्र को राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने का आगे भी प्रयास किया जाएगा। इसकी दिशा में हम काम करेंगे। ऑलराइट, रोशनी योर टर्न। बनारस और इसके आसपास के इलाके की आपकी नज़र में बुनकरों की समस्या के अलावा जो सबसे बड़ी समस्या आपको लगती है और उसका अगर आप सत्ता में आते हैं तो क्या समाधान करेंगे? देखिए, काशी पूरे विश्व में माँ गंगा के नाम से फेमस है। माँ गंगा से ही जुड़ा है काशी का हर एक इंसान, और सबसे ज़्यादा गंगा दूषित इस समय है। और जो ड्रेजिंग का काम चल रहा था गंगा के उस पार, जिसमें न जाने कितने 100 करोड़, कहा जा रहा है कि 1100 करोड़ खर्च किए गए थे। गंगा को 2 हिस्सों में बांटने की कोशिश की गई थी और वो 1100 करोड़ पानी में बह गए जब बाढ़ आई। बाढ़ की समस्या हर साल आती है काशी क्षेत्र में, उसके बावजूद यहाँ के विधायक और मंत्रियों ने उस पर 1100 करोड़ खर्च किए। वो 1100 करोड़ भाजपा के नहीं थे, वो 1100 करोड़ यहाँ की जनता के थे, जो टैक्स के रूप में यहाँ की जनता ने सरकार को दिया था। वो 1100 करोड़ रुपए डूब गए, वो ड्रेजिंग का कोई मतलब नहीं था। और उसके बाद
7 नाले बह रहे हैं गंगा जी में, जो 7 नाले पूरे शहर की गंदगी को गंगा जी में ढकेलते हैं, और उन 7 नालों को अभी तक बंद करने का कार्य नहीं किया गया है। बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि गंगा को साफ कर दिया गया है, और वो 7 नाले अभी भी बह रहे हैं। आप अगर यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे जाएंगे तो आपको 2 नाले दिखेंगे, जो यहाँ की जनता से अगर आप पूछें तो उन्होंने भी अपनी आंखों से देखा है कि उन नालों से कितनी बड़े लेवल की गंदगी जाती है और माँ गंगा को दूषित करने का कार्य कर रही है। अगर माँ गंगा दूषित होती है तो काशी दूषित होती है। तो अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है 2022 में, तो हम लोग गंगा पे कार्य करने का काम करेंगे, और गंगा में जितने नाले बह रहे हैं और जो ये ड्रिजिंग के नाम पे 1100 करोड़ की लूट की गई है भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मंत्रियों के द्वारा, उस लूट का पर्दाफाश करने का कार्य करेंगे। ठीक, मनोज जी, क्या है समस्या और समाधान क्या है? देखिए, आपने जो बात कहा कि बनारस और बनारस के अगल बगल, तो बनारस एक शहर है और बनारस के एक तरफ मिर्जापुर है, एक तरफ चंदौली है, एक तरफ जौनपुर है, एक तरफ भदोही है, जो एक समय में बनारस में ही था। और इन सब जगह किसान हैं, और हमारे यहाँ बनारस में भी और खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें भी, क्योंकि भारत का जो पूरा परिवेश है, वो भारत का जो नदी है वो शहर है और महासागर गांव में ही बसता है। तो जो वो गांवों से लेकर शहर तक आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है, सीएमआई की रिपोर्ट भी है कि सबसे ज्यादा युवाओं में बेरोजगारी है। अगर स्थानीय स्तर पर जो युवाओं का हुनर है, मैं ऐसे युवाओं को जानता हूं, और हो सके इसी भीड़ में हमारे भाई बैठे हुए हैं, अतिशयोक्ति नहीं है, ये सच है साहब, कि अगर उनको क्रिकेट थमा दिया जाए, उनको बल्ला थमा दिया जाए और उनको अवसर दे दिया जाए, तो विराट कोहली से ज्यादा तेज छक्का मार सकते हैं। और साहब, इसी में ऐसे भी हुनर वाले नौजवान हैं कि सुशील को 1 मिनट से कम में उठा के पटक सकते हैं। थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? ताली भी बजाने लगे हैं। नहीं, 2 ओलंपिक जीता है, सुनिए, 2 ओलंपिक जीता है, 1 मिनट में तो मत पटको यार। मैं कह रहा हूं, आपने देखा एक साथी आए दृष्टिबाधित, 2 साथियों को आपने अवसर दिया, आपको साधुवाद देना चाहूंगा। वो पोद्दार जो विद्यालय, दृष्टिबाधित बच्चों का जो विद्यालय था, जो सरकार दृष्टिबाधित लोगों का स्कूल छीन सकती है, उसे एक उद्योगपति को दे सकती है, उस सरकार से आप किस तरह के सुचिता का और संवेदनशीलता की उम्मीद कर सकते हैं? आप जिस मंच पर बैठे हैं, कहना नहीं चाहिए, मैं उस दौर में भी बनारस आया हूं, और हम लोगों ने जो कोरोना की दूसरी लहर थी, उसको भैया हम लोगों ने सिर्फ देखा नहीं है, भोगा है। ठुमरी विधा के दुनिया के विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति छन्नूलाल मिश्रा जी को कौन नहीं जानता होगा। उनकी बेटी कोरोना काल में दवाओं और ऑक्सीजन के अभाव में मरी, और प्रधानमंत्री जी को उन्होंने फोन किया, पीएमओ को, और वो उनके प्रस्तावक रहे हैं 2014 में, और मरी हुई बेटी का मुंह देखने के लिए उनको 25 लाख रुपए देने पड़े। यही बीएचयू बगल में है, एक जौनपुर की मां आती है, उसका लड़का दवाओं के अभाव में एक्सपायर हो जाता है, उसे ऑक्सीजन नहीं मिलता है। एक लौता बेटा, आपने भी तस्वीरें जरूर देखी होगी, क्योंकि मैं समझता हूं कि लल्लन टॉप हर तरह के विषय को उठाता है। यह सिर्फ राजनीति का विषय नहीं है, यह मानवता का विषय है। और मां को अपने बेटे के लिए एम्बुलेंस भी नहीं मिलता है, वो चूंकि अकेली थी, उस दौर में एक दूसरे का कोई साथ नहीं दे रहा था, और अपने बेटे को वो रिक्शे पे लाद के और उनका हाथ, मरे हुए बेटे का हाथ घिसता हुआ लेके जाती, वो हाथ ही नहीं घिस रहा था। भारत का लोकतंत्र और संविधान और व्यवस्था सब घसीटी जा रही है। आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी और स्वास्थ्य व्यवस्था। जी आयुषी जी, योर टर्न। आपके प्रतिद्वंदियों ने समस्याएं बताई हैं, आप सत्ता में रहे हैं, सबसे ज्यादा सवाल सत्ता से ही पूछे जाने चाहिए। आप पूछे कितने जाते हैं ये आप लोगों को पता है। आपके 3 प्रतिद्वंदी हैं, चूंकि सपा मुख्य विपक्षी पार्टी है तो हमने इनको टोका नहीं, हमने कहा चलिए 2 मुद्दे, और स्वास्थ्य का मुद्दा जरूरी मुद्दा भी है। सेकेंड वेव में क्या हुआ प्रदेश में, देश में, सबने देखा, तो एक एक करके बताइए। सबसे पहले बुनकरों की समस्या। देखिए, मैं कोशिश करूंगी आप तीनों जन के सवालों पे जवाब देके आपको संतुष्ट करने की, क्योंकि बुनकर से शुरू करती हूँ। ये काशी सिर्फ धर्म की नगरी नहीं है, संस्कृति और
भिन्न कलाकारी और क्षेत्रों का भी नगरी है। बुनकर इसमें विशेष आते हैं। पिछली सरकार में देखा जाए तो बुनकरों की स्थिति क्या थी ये हम सब जानते हैं। इस बार सबसे ज्यादा इस देश के प्रधानमंत्री ने बतौर सांसद वाराणसी काशी जिले में दौरा किया, एवं दौरा ही नहीं किया, उनकी प्रमुख समस्याओं को व्यक्तिगत तौर पे समस्याओं को लेकर काम किया और जो भी सुविधाएं प्रोवाइड करानी थी वो उन्होंने प्रोवाइड कराया। बुनकरों के लिए विशेष व्यवस्थाएं कराई। आपने जो विषय रखा कि बिजली की जो पुरानी सरकार ने दावे किए थे कि कर्ज माफी करेंगे, उसकी सबसे ज्यादा कर्ज माफी इस सरकार ने महाराज जी ने किया है। चाहे वो बुनकर हो, चाहे वो व्यवसाय के लोग हैं, चाहे वो बिजली से रिलेटेड किसी भी वर्ग के लोग हो, उनकी सबसे ज्यादा समस्याएं इस सरकार ने सॉल्व की है। बुनकरों को जो भी उनके काम थे वो इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचाने का काम इस सरकार ने किया। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के नाम पे प्रत्येक युवाओं को हाथ में रोजगार देने का काम किया इस सरकार ने। इतना ही नहीं, बिल्कुल नहीं। आयुषी जी 1 सेकंड रोकूंगा आपको। हाथ कंगन को आरसी क्या, आपको तुरंत जवाब मिल गया। आप कह रही प्रत्येक युवा को रोजगार एमएसएमई के माध्यम से भाजपा के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं, वैसे ही उनके प्रवक्ता भी इसी तरह सबके सामने झूठ बोलते हैं। आपको लगता है, आप लोगों को लगता है ताली बजा लगता है विपक्ष हमेशा से रोजगार बात करती है। उन्होंने कितना रोजगार दिया? आज समस्या यहाँ पे आ गई है कि रोजगार मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी, सिर्फ सरकारी नौकरी रोजगार नहीं होती है। हमारे पास कितना स्किल है, हमारे पास कितना टैलेंट है, हम उसको कैसे काम करते हैं, उसके लिए सरकार ने हैंड टू हैंड एमएसएमई के टैलेंट से भरी हुई है भाजपा। प्रत्येक ठेले वाले, कुंचे वाले सबको हाथ में जाके पैसे दिए हैं, उनके खातों में पैसे पहुंचाएं ताकि वो अपना व्यवसाय बढ़ाएं। सेकंड मुद्दा आता है गंगा जी पे। गंगा जी अभी ऑडियंस के सवाल आएंगे तब पूछेगा जी। जब गंगा जी की बात हो रही है, मैं यहाँ पे गंगा मैया बाबा विश्वनाथ की नगरी इस नाते से यहाँ गंगा मुड़ के बही है कि हम बाबा विश्वनाथ के चरणों को छू कर जाएंगे। और स्थिति यही है कि गंगा माँ को बाबा विश्वनाथ से उनकी जो दूरी थी, हमने जो दूरी बनाई थी वो सरकार ने कॉरिडोर के माध्यम से खत्म करने का प्रयास किया ताकि गंगा मैया हमेशा बाबा विश्वनाथ के चरणों को छू कर जाए। 1100 करोड़ का प्रोजेक्ट, गंगा सफाई स्वच्छता अभियान, 1100 करोड़ का प्रोजेक्ट ड्रेजिंग के लिए बर्बाद हुआ कि नहीं? सफाई काम आज हम सब दाव से कह सकते हैं, 80 हो या दशाश्वमेध घाट हो, चाहे रविंद्रपुरी घाट हो, कौन नहीं जाता है, कौन नहीं घाटों का काम देखता है, कौन नहीं घाटों पर बैठता है। घाटों के प्रत्येक काम को हम झुटला नहीं सकते हैं। सारे काम इस सरकार ने किए हैं, चाहे वो स्वच्छता अभियान हो, चाहे सुंदरीकरण हो, और चाहे गंगा सफाई अभियान हो। आयुषी जी वो जो 1100 करोड़ की, एक सेकंड मैडम, मैं बैठा हूँ यहाँ पे। आप चारों लोग एक काम करो, इनकेस आपको विधानसभा का टिकट नहीं मिलता, आप लोग एंकरिंग के लिए अप्लाई कर दो। मेरी नौकरी खा रहे हैं यार। अरे ठहर जाओ भाई। ये जो एक बात आ रही है ये कि 1100 करोड़ रुपए खर्च हुए, इससे पहले प्रमोद मांझी थे, नाविक संघ के प्रमोद मांझी जी, उन्होंने भी ये सवाल उठाया। इन्होंने कहा कि नाले गिर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आपने बहुत सफाई करवाई, लेकिन क्या आप मानती हैं कि अभी बहुत काम बाकी है? बहुत या जो 1100 करोड़ का खर्चा हुआ उस पे क्या कहना है? 1100 करोड़ की जो बात कर रही हैं आप, ये बात है, प्रस्तावित हुआ था ये योजना, लेकिन चूंकि बाढ़ समस्या इस काशी की समस्या रही, उसके लिए भी काम चल रहा है। तो उसमें अगर आपको लगता है कि गमन हुआ है या भ्रष्टाचार, सरकार उसके लिए जांच करेगी, यही सरकार करेगी, और जो भी उसमें पाया जाएगा उसको जेल के अंदर डाला जाएगा। लेकिन कोई गमन नहीं है, ये मैं दावे से कह सकती हूँ, कोई गमन नहीं है। और रही बात नाले, वो सारे नालों को ब्लॉक करने का काम इसीलिए अलाउ नहीं करते डी एरिया में बैठना, सीवर का काम बोल लें दीजिए। इस सरकार के माध्यम से वो नालों को ब्लॉक किया गया है। प्रत्येक स्थानों पे सीवर बनाए गए हैं ताकि वो इकट्ठे मल जो है वो उस सीवर में जाए, गंगा तक ना पहुंचे। इसलिए उस सीवर का योजना या जो भी सीवर बनाए गए हैं आउट ऑफ में, यहाँ अंडरग्राउंड काम, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, अंडरग्राउंड काम चल रहे, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की बात कर रही हैं। और यहाँ पे जो नाले बह रहे हैं वो आज के नाले नहीं है, लेकिन बंद इस सरकार ने जरूर किए हैं, ये दावा मैं आपसे कर सकती हूँ। आपने गंगा को लेकर तमाम दावे किए, बुनकरों को लेकर तमाम दावे किए, रोजगार को लेकर तमाम दावे किए, कुछ सहमति कुछ असहमति, सब ठीक।
ये कोविड से निपटने को लेकर खास तौर पर दूसरी वेव में आपकी सरकार के मंत्री विधानसभा में कहते हैं ऑक्सीजन की कमी से हुई मृत्युओं की संख्या 0 है। आपको लगता है कि लल्लन टॉप समेत तमाम मीडिया प्रतिष्ठानों ने कोविड की दूसरी वेव के दौरान जो रिपोर्टिंग की, लोगों ने सोशल मीडिया पर जो लिखा, अस्पतालों के बाहर बिलखते रहे, वो सब झूठ था? देखिए, मैं यहाँ पे यही बोलना चाहूंगी कि कोरोना काल जो था इस देश नहीं अपितु पूरे दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा महामारी का दौर था। हम सबके लिए दुखद दौर था और सबके परिवार, सबके मित्र, सबके जानने वाले लोग इससे गुजरे होंगे। ये दूसरी दौर जो आई जिसमें ऑक्सीजन की कमी इतनी ज़्यादा पड़ गई कि लोगों को समस्याएं होने लगी, उसके वजह से सरकार को जो विपक्ष घेर रहे हैं, इसमें मैं मात्र इतना ही कहना चाहूंगी, अभी आपने जो बोला मानवता वाली बात, मैं मानवता से ही बातें शुरू करूंगी। जब कोरोना का दौर आया, सबसे ज्यादा घर घर में राशन पहुंचाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया। सबसे ज्यादा स्वास्थ्य संबंधित जानकारी भारतीय जनता पार्टी द्वारा लोगों को पहुंचाने का कार्य किया गया। सेकेंड फेज में सबको पता था कि बहुत बड़ी महामारी आएगी, सरकार ने अपनी तैयारी पूर्ण की। बिल्कुल नहीं की सरकार ने तैयारी, आयुषी जी पूर्ण की। मैं बीच में नहीं टोकता हूं वक्ताओं को। सरकार ने समय रहते तैयारी नहीं की, इसलिए ये आपदा इतनी भयावह हुई। तैयारी पूर्ण की थी। हाँ, हमसे थोड़ी त्रुटि हो गई, हम जानने में थोड़ा सा समय लग गया कि किस स्तर का है ये, और हर जो भी हमारे बहुत सारे छोटे जिले आप लोग बंगाल के चुनाव और पंचायत चुनाव में व्यस्त थे क्या? बंगाल चुनाव नहीं है इसका मकसद। बंगाल चुनाव उस प्रकार से आप कहेंगे तीसरी लहर में आप 5 राज्यों को देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है तो चुनाव आयोग चुनाव रोक सकता है। सब तैयार है, पूरी पार्टी तैयार है ना सब लोग? आप लोग तैयार हैं? जल्दबाजी नहीं, हम भी तैयार हैं, हम पूर्ण रूप से तैयार हैं। हम पूर्ण रूप से तैयार हैं क्योंकि हमें विश्वास है कि जनता हमको ही चुनेगी। क्योंकि वो शिक्षक तैयार नहीं थे पंचायत चुनाव में ड्यूटी पर जाने के लिए, जिनको आप लोगों ने भेजा। नहीं। जब हम अपने कार्य से मुकरेंगे तो कार्य कौन करेगा? हम ही अपने कार्य से अरे जिंदा रहेंगे तब नौकरी करेंगे ना मैडम। जिंदा क्यों नहीं है? सभी मर लोग गए जिंदा हैं, शिक्षक इतने। सभी लोग जिंदा हैं। नहीं जिंदा है सब लोग, बिल्कुल सब लोग जिंदा सेकंड वेव हैं। सबने ड्यूटी करना हमारा मूल कर्तव्य है, उसको हमें करना चाहिए। अगर हमें किसी को याद दिलाना पड़ रहा है कि आपको आपकी ड्यूटी करनी है, तो ये बहुत गलत बात है, चाहे वो सरकारी व्यक्ति हो चाहे गैर सरकारी व्यक्ति आयुषी हो। जी, हमारे देश के एक सेकंड भाई, हमारे देश के प्रधानमंत्री, मेरे और आपके, हम सबके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बड़ी दुरुस्त बात कहते हैं। मैं एक पत्रकार हूं, वो एक नेता हैं, उनकी कही बहुत सारी बातों से मैं सहमत होता हूं, बहुत सारी बातों से असहमत होता हूं, पर उनकी कही एक बात से मैं अक्षरशः सहमत हूं, जान है तो जहान है। अध्यापक बार बार ये कह रहे थे पंचायत चुनाव में इतनी भीड़ है, दूसरी वेव है, उसी बीच आयोजन होते हैं तमाम। सरकार को पब्लिक हेल्थ के एक्सपर्ट दूसरी वेव के पहले लगातार चुनौती दे रहे थे। सारे इंडिपेंडेंट ऑडिट में यह बात कही गई कि समय रहते मुकम्मल तैयारियां नहीं की गई। मेरा सवाल आपसे यह है, या तो आप ये कहो कि भाई पैंडेमिक हमने जितना अंदाजा लगाया उससे ज्यादा बड़ा था, आप ये कहो कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था में बहुत सुधार की जरूरत है, पर आप किसी भी सुधार के लिए सबसे पहले आप स्वीकारते हो ना कि गड़बड़ी है। आपका मंत्री तो विधानसभा में खड़े होकर कह रहा है, मेरे प्रदेश का मंत्री, मेरा और आपका मंत्री, कि ऑक्सीजन से एक भी व्यक्ति नहीं मरा, तो कैसे सुधार करोगे आप? यही मैं बताना चाहूंगी कि ऑक्सीजन से कोई व्यक्ति नहीं मरा। जो व्यक्ति देर से पहुंचा, जो व्यक्ति मेरी बात ऑक्सीजन की कमी से कोई व्यक्ति नहीं मरा। बात होने दीजिए, मेरी पूरी बात होने दीजिए, मैं आपका ही बात लूंगी। सुन लीजिए आपका ही बात लूंगी। अरे भाई साहब, मैं आपका ही बात लूंगी। व्यक्ति जब तक अपने घर से हॉस्पिटल पहुंच रहा है, उतने में ही व्यक्ति का देहांत हो जा रहा है। यहाँ से समस्याएं हुई हैं। आयुषी जी, हॉस्पिटल में पहुंचा तो उसको ऑक्सीजन प्राप्त हुआ है। मरीजों को एक अस्पताल से दूसरे और दूसरे से तीसरे अस्पताल भटकना पड़ा। ऑक्सीजन उसको प्राप्त हुआ है। यहाँ कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्राप्त नहीं हुआ है। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्राप्त हुए हैं। देखिए ऐसा, आयुषी जी, आपको ऑडियंस तुरंत रिस्पॉन्स दे रही है। चलिए, रही बात स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, हाँ सरकार उस पर काम कर रही है। ये चौथा सवाल थोड़ा रचनात्मक है, क्योंकि पिछले 7 अड्डों में भी हमने ये चीजें खूब पूछ ली, बेरोजगारी, शिक्षक भर्ती, इन सब पे खूब बात हुई, तो अब लगभग पता चल गया है कि किस पार्टी का क्या स्टैंड रहता है। ये एक नया सरप्राइज सवाल है आप चारों के लिए। तैयार हैं आप लोग? जी बिल्कुल। अगर आपको
एक दिन के लिए इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो आप पहला फैसला अपनी कलम से क्या लेंगे? एक फैसला बताइए। भारती जी आपसे शुरू करेंगे। पहला फैसला। प्रदेश की सबसे बड़ी चुनौती जिसको हमने पहले भी एड्रेस किया, सबसे ज़्यादा जो सरकारी नौकरियां 23 लाख नौकरियां हमने बसपा की सरकार में दी थी, और इस बार भी अगर बसपा की सरकार बनती अरे है या वो जैसे छोड़िए सवाल महाराज, बनते हैं, सीधे आप मुख्यमंत्री हैं, पहला फैसला आपको करना है, बताइए क्या करेंगे? पहला फैसला यही होगा कि जितनी सरकारी नौकरियां हैं सारे पे विज्ञप्ति निकाल करके युवाओं को सबसे पहले सरकारी नौकरी रोजगार दिया जाएगा। ठीक बात। बहुत सीधी सी बात। जी रोशनी जी, बहुत- बतौर मुख्यमंत्री पहला फैसला क्या होगा आपका? अगर मैं एक दिन के लिए उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनती हूँ तो मेरा पहला फैसला महिलाओं के लिए होगा, क्योंकि महिला क्या सुरक्षा फैसला होगा? महिला सुरक्षा ताक पे रख दी है भारतीय जनता पार्टी ने, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ एक नारा बन के रह गया है। और हमारे देश के गृह मंत्री कहते हैं कि रात में 12 बजे भी यहाँ की लड़कियां गहने लाद के निकल सकती हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा झूठ है। जैसे पहला कुछ देर पहले जैसे भाजपा की प्रवक्ता सबके सामने झूठ बोल रही थी, जैसे उनके नेताओं ने मैं उन्हें रोशनी सिखाया जी, है। एक सेकंड रोशनी जी, मैं बीच में रोक रहा हूं। देखिए ये फिर वही होगा, आप उन पे कुछ बोलेंगे, वो उन पे कुछ। मैं आपको मंच और हाँ जी, माइक हाँ दे जी। रहा हूं कि आप पहला फैसला क्या लेंगी और उसका क्या इंपैक्ट होगा, उस पर बात करिए। देखिए, बताइए। मैं अगर मुख्यमंत्री बनती हूँ तो मेरा पहला फैसला महिला सुरक्षा को लेके होगा, और महिला सुरक्षा के लिए मैं ऐसा एक कड़ा नियम कानून बनाना चाहूंगी जिस नियम कानून को सुन के ही बलात्कार करने से पहले बलात्कारी के मन में 100 बार नहीं 1000 बार वो सवाल उठे कि अगर मैंने बलात्कार किया एक महिला के साथ तो मेरे साथ क्या होगा। जैसे कि दुबई वगैरह में इतने बड़े कानून हैं जिससे वहां की जनता बलात्कार करने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचती है, वैसा ही नियम कानून उत्तर प्रदेश में भी लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो आप अपनी कलम से जो पहला फैसला करेंगी वो महिला सुरक्षा को लेके आप रेप पे एक कानून बनाएंगे। रेप पे कानून बनाऊंगी, क्योंकि अगर मैं बात करूं मोदी जी के संसदीय क्षेत्र बनारस की, तो यहाँ 6 साल की बच्ची के साथ और 9 साल की बच्ची के साथ आज से 10-15 दिन पहले बलात्कार हो जाता है उसी के स्कूल में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बलात्कारी के लिए कोई भी ऐसी कड़ी सजा नहीं है, बलात्कारी के मन में कोई भी एक डर नहीं है कि बलात्कार करने के बाद क्या होगा। रोशनी जी, आपको लगता है कि एक राज्य सरकार आईपीसी में बदलाव कर सकती है, इंडियन पीनल कोड में? देखिए, अगर चाहो तो कुछ भी पॉसिबल है, और इसे पॉसिबल करने का काम मैं करना चाहूंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी जरूरत है उत्तर प्रदेश की नहीं पूरे भारत की। तो संस्कार तो यहाँ पे अगर घर में दिए जा रहे होते इस तरीके से कि बलात्कार करने के बाद एक लड़की के ऊपर क्या बीतती है और वो लड़की जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाती है, तो आज ये बलात्कार जो बढ़े हुए हैं उत्तर प्रदेश की, मैं नहीं बात करूंगी पूरे देश में, वो नहीं बढ़े होते। और पिछले 7.5 सालों में ये गिनती बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, और अगर एनसीआरबी के आंकड़े हम सब देखें तो ये बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय है। तो मैं महिलाओं के लिए एक स्ट्रिक्ट मनोज यादव जी, रूल्स एंड रेगुलेशन लाना चाहूंगी ताकि बलात्कार करने से पहले कोई 1000 बार सोचे। हालांकि मुझे अभी भी इस सवाल का जवाब नहीं मिला है कि एक मुख्यमंत्री आईपीसी में कैसे बदलाव करेगा, क्योंकि कानून राष्ट्रीय स्तर पर बनते हैं इस महिला तरह के, सुरक्षा के लिए, और जो राज्य के स्तर पर कानून बनते हैं, जैसे पंजाब में बेअदबी को लेकर आईपीसी में संशोधन है, तो वो अभी तक कोर्ट में विचाराधीन है, क्योंकि कोर्ट स्क्रूटनी करता है इस चीज की कि जो कानून बनाने को लेकर प्रस्ताव भेजा जा रहा है। सर सही बोल रहा हूं मैं? आप एलएलबी कर रहे हैं? माइक दे दीजिए जरा। सर सीआरपीसी कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। जैसे आंध्र प्रदेश ने पिछले साल जब वो रेप हुआ था हैदराबाद की लड़की का, तो उन्होंने एक कानून बनाया था वहां की जगनमोहन रेड्डी गवर्नमेंट ने कि 21 दिन में कोई भी रेप होता है तो उसका पूरा जो है आ जाता है। सीआरपीसी सर कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। एक सेकंड, वो ये कर सकते हैं कि 21 दिन में फास्ट ट्रैक अदालत में वही सर उसकी सुनवाई हो, हाँ। पर आईपीसी की धाराओं में वो बदलाव नहीं कर सकते। सीआरपीसी तो आज हो सकता है ना, सीआरपीसी सर कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। और फिर वो उसकी जुडिशियल स्क्रूटनी भी होती है। यस सर, वही मैंने इसीलिए ऐड किया ना कि सर मैं अगर एलएलबी नहीं करता हूँ। अच्छा, मैंने देखिए मुझे भी तो पूरी फिर जानकारी आपको नहीं है। स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट कैसे पता? आप तैयारी झूठ कर मत रहे बोलो। हैं यूपीएससी का। तीसरी बार पीसीएस का मेंस अब लिखने ये- जा रहा हूँ जनवरी में। अब ये भारतीय जनता पार्टी है, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट कुछ बचा नहीं है जो उनके मन भाई में कोई आओ कर कानून का जानकार हो तो दे कैन करेक्ट मी। हाँ, कोई है कानून का जानकार? दो। मुझे अच्छा लगा कि आप सब जी, पढ़े जी। हो आईपीसी सीआरपीसी।
बताइए, सीआरपीसी माइक जो पास है, रखिए। वो कॉन्करेंट लिस्ट समवर्ती सूची का विषय है, तो उस पर राज्य सरकार भी कानून बना सकती है, ठीक है। बट दैट विल फॉल अंडर जुडिशियल जुडिशियल रिव्यू तब होगा जब उसमें कोई लूप होल होगा। अच्छा, जी बिल्कुल। तो ये जो रोशनी जी कह रही हैं ये मुमकिन बिल्कुल है। कानून बनाने के लिए अथॉरिटी इनको अच्छा, मिली इसीलिए मैंने authority। अपने आप को भी Thank करेक्ट you. कर लिया मौके जी, पे। जी, मैं आपने जब क्वेश्चन पूछा था तभी सिद्धांत सर से मैंने ये बात कही थी। हाँ। थैंक यू। दरअसल हम उन एंकरों की तरह हैं नहीं जिनको सब पता हो। नहीं, बिल्कुल। कम से कम अच्छा है आपको चिप की भी जानकारी कम से नहीं कम होगी। आप निष्पक्ष पत्रकारिता कर तो रहे हैं। हमने सोचा कि भाई वही बहुत मौके है। पे करेक्ट कर लिया जाए, क्योंकि पॉक्सो, हाँ दोनों में हो जाएगा। जी दोनों में हो सकता है, आईपीसी और सीआरपीसी दोनों। और अच्छा, आईपीसी और सीआरपीसी दोनों में हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। आईपीसी में चेंज नहीं हो सकता। आईपीसी में केंद्र सरकार के लेवल पे जैसे पॉक्सो एक्ट बना है ना, और सीआरपीसी में राज्य सरकार कर सकती है, और दोनों में जुडिशियल रिव्यू होता है। ऐसा संतों की इस बात पे सहमति है। आप अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो मन में बहुत खुश हो रही जनता। ये पहला फैसला क्या लेंगे? मैं पहला यही करूंगा कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, जहां सबको सर अभी पीएम नहीं सीएम बनना है। लंबा खेल गए। मैं लंबा नहीं, मैं यही चाहूंगा कि इस हमारे स्टेट में संविधान सम्मत सरकार चले, बस सर पहला यही फैसला क्या फैसला लेंगे? हमारा, यही फैसला हमारा होगा नहीं कि संविधान सम्मत सरकार चले। ये तो सब कहेंगे कि हम सब लोग संविधान सम्मत फैसला कहाँ क्या कहेंगे? एक कहाँ मौका कह रहे है हैं? अद्भुत, मनोज भाई कहाँ? अद्भुत मौका है, बताइए। उन्होंने कहा वो नौकरियां देंगे, उन्होंने कहा वो महिला सुरक्षा पे कानून बनाएंगे। मैंने आपकी कहा कलम तो से पहला मैंने फैसला। कहा तो कि सबको समता और समृद्धि। सबको समृद्धि कैसे देंगे? अरे जब समता आएगी तो समृद्धि आ जाएगी। कैसे वो कानून बना के कैसे देंगे समता? कानून हम बनाएंगे, कानून बनाए। आप देश में एक व्यक्ति प्रदेश की, में आप समता लाने के लिए क्या प्रदेश कानून की बनाएंगे? बात, जब कोरोना काल में लोग भूखों मर रहे थे, लोगों के पास रोटी नहीं थी, लोगों के पास दवाओं के पैसे नहीं थे, तो कुछ उद्योगपतियों के जो खजाने थे वो 600 गुना बढ़ गए। तो हम ऐसा कानून बनाएंगे कि समता हो। कैसे अरे कैसे समता कैसे होगी, मैं समझना चाह रहा हूँ। आप इन नौजवानों को रोजगार दे दीजिए, इनके हुनर को हौसला दे दीजिए, अरे एक इनको कानून मंच दे अरे, दीजिए। अरे महाराज ये थोड़ा एक तो भाषण मोड ऑन हो जाता है आप लोग तुरंत। मैं बड़ा बेसिक सवाल समझ रहा हूँ। जैसे ये मुमकिन है कि सीएम पहला कैबिनेट ऑर्डर, वो पहला ऑर्डर लिखे कि भाई सभी विभागों से मांगी जाए कितनी सरकारी भर्ती है, और मुख्यमंत्री आदेश करे कि इन सब में भर्ती निकाली जाए। इन्होंने कहा हालांकि उसके लिए पहले वो ऐलान कर दें, बाद में आपको सत्र बुलाना पड़ेगा कि महिला सुरक्षा पे ये कानून जो हमारे विद्वत जनों ने बताया भी, सीआरपीसी लोग, तो आपने कहा कि आप ऐसा कानून बनाओगे जिससे समता आए। अब ये बड़ा वेग है, गोल गोल है। गोल गोल नहीं है, हाँ सीधा जिस है। तरह से आपके अर्थव्यवस्था में आप अभी जो रिपोर्ट आई है, जो वैश्विक रिपोर्ट आई है कि देश की 98% संपत्ति सिर्फ 2% लोगों के पास है। तो आप क्या मुख्यमंत्री बन के जब्त कर लोगे संपत्ति? सरकार चाहे तो क्या इन नौजवानों को रोजगार नहीं दे सकते हैं आप? जो जिनको रोजगार नहीं दे पाएंगे नहीं, उनको सरकार- पैसा नहीं दे सकते हैं आप? नहीं, ये सरकार क्या कर सकती है? मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ, मुख्यमंत्री अगर आप बनते हैं तो आप वो समता वाले कानून से कैसे ये सब करेंगे? मतलब क्या होगा उसमें? थोड़ा समता ऐसे ला सकती है कि आप जो पूंजी है, जो डॉक्टर लोहिया कहते थे कि आप एक ही व्यक्ति को पूरा देश क्यों सौंपना चाह रहे हैं? अच्छा, तो आप प्रदेश के जो उद्योगपति हैं उनका पैसा ले लोगे? पैसा नहीं लेंगे, फिर उनका पैसा नहीं लेंगे, उनसे वो मंच ले लेंगे जिससे वो अकूत संपत्ति कमा रहे हैं। फिर अनिल अंबानी को राज्यसभा नहीं भेजेंगे? अनिल अंबानी जैसे लोग, हाँ? जितने अग्रवाल, नितिन अग्रवाल और सभी लोगों को भेजा था उद्योगपतियों को सपा ने, तो उनको नहीं भेजेंगे फिर से? इनका कहने का मतलब यही है। यार एक तो आप लोगों का हमें समझ में नहीं आता, कभी साथ में खेलने लगते 19 में 2 साल में। राजनीतिक परिस्थितियां एक अलग राजनीतिक विषय है, लेकिन परिस्थितियां यहाँ हैं। जी, अगर आप मुख्यमंत्री बनती हैं तो पहला फैसला क्या लेंगी? राष्ट्रवादी विचारधारा से बिलोंग करती हूँ, विवेकानंद जी को अपने गुरु के रूप में मानती हूँ। तो उनका जो एक अखंड भारत और जो भारत का स्वप्न था वो यही था कि निचले स्तर से लेके ऊपर तक के लोगों को जो बराबरी रखा जाए या उनको वो अधिकार दिलाया जाए, ताकि चूंकि हमारा देश गरीब अमीर एक तो आप लोग नीचे अभी ऊपर पीएम सारे नहीं लोग सीएम हैं। बनने जा रहे हो यार। एक तो ये पूरे देश की बात पहले प्रदेश के लिए पहला फैसला क्या लेंगी? अब आप ये समता टाइप का जवाब दे रही हैं।
जब मैं उन्हीं के लिए अपने इस प्रदेश में अगर मुझे अवसर मिलता है तो मैं सबसे पहले चिंता ठेले वाले, खुमचे वाले और रूढ़ी वालों के लिए करूंगी। सबसे पहला कानून आप बनाएंगी जो रेहड़ी पटरी वाले हैं। हाँ, क्या उनके कानून लिए बनाएंगे? मैं एक बेहतर सुविधा प्रोवाइड कराऊंगी ताकि वो उनका जो रोजगार है या वो जो करना चाहते हैं या जो उनको अधिकार मिलना चाहिए उस पे उनको पूर्ण रूप से अधिकार क्या मिले अधिकार नहीं और मिले पूर्ण उनको? रूप से वो ताव से एक समाज में रह सके, खा सके और जी सके। नहीं तो उनको इस- क्या, आयुषी जी, मैं रेहड़ी पटरी वालों के लिए आप देखिए, कोई कहता है कि साहब हम उनके लिए स्वास्थ्य बीमा करेंगे, कोई कहता है कि हम उनको लोन देंगे ताकि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकें। एक यूपीए के दौरान कानून आया था, उनको पहचान पत्र दिए गए। आप लोगों के टाइम पे भी बहुत सारे लोन की बात हुई। तो थोड़ा स्पेसिफिक बताइए ना, आप लोग कल को लेजिस्लेटर बनना चाहते हो ना, विधानसभा लोकसभा जाना चाहते हो कि नहीं, कि प्रवक्ता ही रहना है? अच्छा, नीचे जनता कह रही नहीं है। ठीक है, चलिए अब ऑडियंस के लिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। तैयार हैं आप चारों लोग? जी पूछिए, क्या नाम है आपका? निधि सिंह। निधि, पूछिए जी। क्या सवाल, किससे है सवाल? कांग्रेस की जो महिला कांग्रेस नेत्री की हैं, प्रवक्ता है, जी। उनसे है। जी जी सर, अक्सर ये बात करती हैं महिलाओं की, कितनी इनकी महिला नेत्रियां हैं लोकसभा में या उनकी भागीदारी कितनी है। हमेशा केवल बातें करना नहीं होता, उस पर काम भी करना होता है। और जितना हम समझते हैं, केवल कांग्रेस पार्टी में अगर प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी को छोड़ दिया जाए तो महिला नेताओं की कमी मुझे समझ में आती है। फिलहाल में भी, पुराने में हम अंबिका सोनी जी की बात कर सकते हैं, हम कुमारी शैलजा की बात कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल कोई नहीं दिखता हमें कांग्रेस जी, पार्टी ठीक में। है। उनका सवाल है कि एक सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, इन लोगों को छोड़ दें तो व्यवहार में कहां दिखता है कि आपकी संसद में या शीर्ष नेतृत्व में महिलाएं हों बहुत ज्यादा? आपका प्रश्न ही उसका उत्तर है कि आपने प्रश्न किया कि महिलाओं की भागीदारी कहाँ दिखती है। तो उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने 40% आरक्षण महिलाओं को देने के लिए सिर्फ इसलिए कहा है कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़े। बाकी किसी पार्टी ने ये ऐलान इसलिए नहीं किया क्योंकि महिलाओं को वो कहीं ना कहीं बैकडोर पे रखते हैं और कहीं ना कहीं उस तरीके का आज तक भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, महिलाओं को वैसा ट्रीट कभी नहीं किया जैसा कांग्रेस पार्टी ने किया है। कांग्रेस पार्टी में पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी रही, जो आयरन लेडी हैं, और उसके बाद न जाने कितने महिलाओं को विधायक बनाया, सांसद बनाया, और अब ये दावा राजनीति तो में। बाकी पार्टियां भी कर सकती हैं, विधायक सांसद बनाया। अरे तो भाजपा की कोई प्रधानमंत्री का नाम बताइए, महिला प्रधानमंत्री या महिला मतलब मुख्यमंत्री का नाम बता दीजिए, हम तो बताएंगे। उत्तर प्रदेश में सुचिता कृपलानी जी को मुख्यमंत्री भी बनाया, और बाकी पार्टी में बात बताइए उधर से ना। वसुंधरा राजे बोल रहे हैं, 10 साल तक रही सीएम वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे जी रही, दिल्ली बाकी में सुषमा स्वराज रही। देखिए सुषमा स्वराज जितनी भी रही, अगर आनंदीबेन अगर पटेल। उत्तर प्रदेश में वसुंधरा जी का नाम भूल 40% चुकी है। आरक्षण अगर कांग्रेस पार्टी देने के लिए बात अच्छा, कह देखिए, रही बसपा के है, मित्र। तो क्यों कह रही है? क्योंकि राजनीति में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़े, और ये अच्छा। कांग्रेस पार्टी ने जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया है, वो सिर्फ नारा नहीं है, वो प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा जो कि है। आगे आने वाले पूरे देश में ये लागू होगा। और प्रियंका गांधी जी ने कहा भी है कि 40% नहीं 50% आरक्षण वो देंगी। जी, उनका आपने ये बात कही थी। हाँ, बसपा के आपके साथी कुछ टिप्पणी करना चाह रहे हैं। ज्यादा व्यवहारिक मुद्दा तो ये है कि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट रही केंद्र में, तब 33% रिजर्वेशन लोकसभा में लागू करने के लिए एक बिल लाया गया, लेकिन वो बिल जो है कांग्रेस तमाम विपक्षी दलों के समर्थन के बावजूद उस बिल को पारित नहीं कराया गया। कांग्रेस लाना चाहती थी, लेकिन सबसे ज्यादा विरोध उसका भाजपा ने ही किया था, नहीं। इसीलिए वो पारित नहीं हो पाया। और भाजपा- आज उत्तर प्रदेश में 40% भाजपा आपके आरक्षण समर्थक इसलिए देने थोड़ी के लिए थी। कहा है। देखिए वो क्योंकि- जो सवाल उठा रहे हैं हाँ कितना जी, वो जेन्युइन है। समर्थक थोड़ी थी। आप आपका कहेंगे समर्थन- कि हम काम नहीं कर पाए, इन्होंने विरोध किया, वो देखिए, कहेंगे कि हमारा तो भाजपा काम ने उसका विरोध। विरोध किया, इसीलिए 33% आरक्षण नहीं ला पाए हम लोग, क्योंकि सबकी उसमें राय जानी जाती है, और सबका अगर विरोध है तो कांग्रेस पार्टी उस चीज को नहीं ला पाई। और 40% आरक्षण उत्तर प्रदेश में महिलाओं को सिर्फ इसलिए दे चलिए रही है अगले सवाल की क्योंकि तरफ बढ़ते हैं। उत्तर जी, और प्रदेश में एक सेकंड, महिलाओं की मैडम, भागीदारी बस, बहुत बढ़े। लंबा जवाब हो जाएगा। जी, सवाल। मेरा नाम विश्वास चौधरी है। जी, मेरा सवाल पुलिस रिफॉर्म से है। पुलिस रिफॉर्म पूछिए सर, ये तो जरूरी है। प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने जो जज माइक पास रखिए। 2006 में जो उन्होंने 7 डायरेक्टिव जो मतलब सुझाया था कि ये रिफॉर्म होने चाहिए, आज उसके हमें कंसिक्वेंसेस दिख रहे हैं कि क्या हो रहा है। बच्चे जब भी प्रदर्शन करते हैं तो उनको पीट के भगाया जाता है, किसान हो या चाहे जो हो,
प्रदर्शन करेगा। यहाँ तक कि अभी अभी एक मामला था कि गुप्ता जी थे, वो गोरखपुर गए थे, वो होटल में रुके थे, पुलिस अंदर गई, पता चला कि ये मर गए। एक और मामला था कि पूछताछ के लिए पुलिस लेके गई एक बच्चे को, और पता चला कि सुबह सुबह बच्चा पूछताछ के मतलब कि वो बाथरूम वाला जो होता है उससे दब के मर गया। हो क्या रहा है पुलिस रिफॉर्म में? पुलिस रिफॉर्म होगा कब? जनता की आवाज़ कब उठेगी? ये भ्रष्टाचार कब खत्म होगा? मेरा ये सवाल है कि 2006 में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो सर मैं आपका सवाल समझ गया, मैं बाकी जनता को भी थोड़ा समझा देता हूं। प्रकाश सिंह आईपीएस ऑफिसर थे, रिटायर हो चुके हैं, हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश के डीजीपी भी रहे हैं। पुलिस रिफॉर्म्स को लेकर, पुलिस की व्यवस्था में सुधार हो, इसको लेकर उनका बहुत काम है। उन्होंने एक कमेटी की भी अध्यक्षता की जिसने सरकारों को ये सुझाव दिया कि पुलिस बल में रिफॉर्म्स के लिए सरकारों को क्या क्या कदम उठाने चाहिए। उसमें यह भी है कि पुलिस बलों का व्यवहार कैसा होना चाहिए, उनकी ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए, और यह भी कि उनको क्या सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। ये बहुत जरूरी सवाल है और मुझे बड़ी खुशी है कि आपने ये पूछा। पुलिस रिफॉर्म्स क्यों नहीं करते हैं आप लोग? बताइए भाई, 5 साल आप रहे, 5 साल आप रहे, 5 साल आप रहे। कि सबसे पहले थाना दिवसों की जो शुरुआत की गई वो सबसे पहले बसपा के शासनकाल में की गई कि आपके थाना दिवस जो है और तहसील दिवस वो महीने में 2 बार होंगे। उसके अलावा एटीएस का गठन किया गया। पुलिस रिफॉर्म की बात करते समय यह समझना बहुत ज़रूरी है कि भारत में जनसंख्या अनुपात के हिसाब से प्रति पुलिस की जो संख्या है वो कम है। इसीलिए जो सबसे पहली चुनौती आती है जो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस का जो संख्या बल है उसको बढ़ाना है। तो उसके लिए सरकार बनते ही 2.5 लाख पुलिस कर्मियों की भर्ती हुई थी और कांस्टेबलों की भी। लेकिन उसके अलावा पुलिस के विकास के लिए सबसे आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में जब बसपा की सरकार रही तो एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। उसके दंगा ना होने का और सांप्रदायिक तौर पे घटनाएं ना होने का कारण सबसे बड़ा यही रहा कि जो मंडलीय व्यवस्था को लागू किया गया, पुलिस अधिकारियों को ज़्यादा जिम्मेदार बनाया गया। तो जब हम शासन प्रशासन को समझते हैं और इसकी प्रशासनिक व्यवस्था को समझते हुए शासन प्रणाली को लागू करते हैं तो आप समझेंगे कि बेहतर तरीके से शासन किया जा सकता है। जो चुनौती आज के समय में सपा में भी जनता ने झेली और भाजपा में भी झेली। अच्छा बताइए सर, पुलिस रिफॉर्म्स पे क्या किया आपने? देखिए, युवा साथी का जो सवाल था वो बहुत ही गंभीर सवाल है। पुलिस रिफॉर्म को लेकर के जो आपका सवाल है कि हमने क्या किया, उत्तर प्रदेश की आज गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक आप तो हर जिलों का दौरा कर रहे हैं, लल्लन टॉप कर रहा है। अरे आप कहीं भी डायल 100 की अगर गाड़ी देखेंगे उत्तर प्रदेश में, जो नाम बदलने वाली सरकार ने जिसका नाम बदल के 112 कर दिया है वो समाजवादी पार्टी की ही देन है। ये सब लोग जानते हैं, सभी को पता है। सिग्नेचर बिल्डिंग बनाई गई पुलिस मुख्यालय। पुलिस का साथी ने बहुत अच्छा सवाल किया कि पुलिस सेंसिटिव हो और प्रोफेशनल हो, कैसे हो? इसके लिए 4600 गाड़ियां दिया, सिग्नेचर बिल्डिंग बनाई। और जो आज हम सब जब पुलिस को टैग करते हैं ट्विटर पे org.up पुलिस का, वो तकनीकी भी उत्तर प्रदेश की पुलिस को अगर किसी सरकार ने दिया तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने दिया। अच्छा जी। और हम अगर आगे हम आगे, वो साथी का सवाल अच्छा है, साधुवाद है, समाजवादी पार्टी की सरकार आने जा रही है, पुलिस रिफॉर्म होगा और हम ये तय करेंगे कि कहीं भी कोई कस्टोडियल डेथ ना हो, पुलिस का जो व्यवहार हो वो संवेदनशील हो, वो कम से कम पीड़ित का पक्ष भी समझे। हम लोग रोज देख रहे हैं कि पुलिस के यहाँ पीड़ित जाने से ही, ये सब लोग जानते हैं, जब पुलिस के यहाँ पीड़ित जाने से जब तक डरता रहेगा तब तक न्याय नहीं मिल सकता। न्याय तभी सुनिश्चित हो पाएगा जब पीड़ित पक्ष पुलिस के यहाँ जाने में सहज महसूस करेगा। लेकिन अब आप तो भारतीय जनता पार्टी में देख ही रहे हैं, पुलिस का व्यवहार यह है कि बेटी को रेप किया जाएगा और 2 बजे रात में मिट्टी का तेल डाल के जला दिया जाएगा। जी, पुलिस का व्यवहार। अब मैं खत्म कर रहा हूं सर। नहीं, यही बनारस में है, यही बनारस में है। आप फिर सवाल कम हो जाएंगे ना। पुलिस रिफॉर्म्स, देखिए आपने जो बोला कि रात में जला दिया जाता है, ये सारा विषय सब मतलब अननेसेसरी का है। पुलिस कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी में जितना सुचारू हुआ है, आज एक गरीब हो या एक लाचार व्यक्ति हो, थाने में जाता है तो सबसे पहले उसी का एफआईआर दर्ज किया जाता है और उस पर त्वरित कार्रवाई होती है। इवन तकनीकी व्यवस्था से भी उसकी त्वरित कार्रवाई की जाती है। पुलिस में त्वरित इतना ही नहीं, आयुषी जी सवाल आप लोग, एक तो जरा आप लोग जरा ये देखिए क्या सवाल पूछा जा रहा है।
क्या जवाब मिल रहा है? सवाल पुलिस रिफॉर्म पे है, आप लोग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डिस्कस कर रहे हैं। पुलिस रिफॉर्म और देखिए अब इसमें दिक्कत क्या है, जैसे हमको आईपीसी सीआरपीसी में कंफ्यूजन था तो हमने पूछ लिया। अगर आपको प्रकाश सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन नहीं पता है तो आप कहिए कि हमारे लिए नहीं, भाई सबको सर्वज्ञ नहीं हो ना, आप लोग झोंके पड़े हैं। ये आप उसमें बोलिए कि भाई पुलिस रिफॉर्म को लेके मुझे और अध्ययन की आवश्यकता है, एक नागरिक के तौर पर सबको ये उम्मीद होगी। तो ये आप लोग कुछ भी मतलब दिए पड़े हो, मैं देख रहा हूँ, सबको सुन रहा हूँ, कोई कहीं लेके भाग रहा है, कोई कहीं लेके भाग रहा है डिस्कशन को। बताइए क्या किया है पुलिस रिफॉर्म पे? देखिए, पुलिस व्यवस्था में जो हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस की व्यवस्था को टाइट किया गया है, जिसमें पुलिस को त्वरित कार्रवाई करना है, और इतना ही नहीं, पुलिस मौके पे पहुंचे और त्वरित घटना को देखते हुए उसके आसपास जो भी वातावरण है उसको सुचारू करे, इसके लिए अच्छा भी ये कार्य बताइए किया जा रहा आयुषी है। जी, मौके पे तो गोरखपुर के होटल में पहुंची थी पुलिस, जैसी पहले जानकारी प्राप्त होती है वैसे पुलिस पहुंचती है, और फिर उसको मार के बराबर कर दिया नहीं, व्यापारी नहीं, को, ऐसा इतना नहीं। मारा कि मर गया। नहीं, उन पर कार्रवाई हो रही है, जांच हो रही है, और अगर पर पहले तो उस पुलिस ने गलत बयान, है तो उन पे त्वरित कार्रवाई होगी। पुलिस त्वरित व्यवस्था कार्रवाई से। नहीं हो रही थी ना। वीडियो सामने आया है जिसमें डीएम और एसपी उस व्यापारी की पत्नी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुकदमा ना करिए। इसके लिए प्रशासन सख्ती से कार्रवाई कर रही है और इसको स्वीकारा है कि हाँ, उस पुलिस के माध्यम से गलती हुई है और उसको सुधार किया जा रहा है। जी 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 जी, यहाँ इनको दीजिए संध्या, आपके आगे जो बैठे। सर मेरा क्वेश्चन सारी जितनी भी सरकारें आई गई हैं या जिनके प्रतिनिधित्व बैठे हैं उनके लिए कि सरकार जवाबदेही कब सीखेगी या एक्सेप्टेंस उसे कब आएगी? स्वीकारते नहीं है ना ये लोग। नहीं सर, हमसे जो गलती हुई है आप उसे स्वीकार करिए। आपने बोला कोई भी टीचर की डेथ नहीं हुई है, द हिंदू की मई की रिपोर्ट है 1621 टीचर्स पंचायत चुनाव के बाद मरे। उसके बाद सर ऑक्सीजन की जो कमी थी, हमने अपने लेवल पे, सोशल मीडिया के लेवल पे जितना भी हो सका ऑक्सीजन है या बेड से प्रोवाइड करने की कोशिश की, लेकिन सरकार से जो गलती हुई वो एक्सेप्ट नहीं करेगी तो आगे कैसे बढ़ेगी? एक्सेप्टेंस सीखना चाहिए। ठीक बात, बस इतना है। बताइए भाई कितना गुरूर है आप लोगों के अंदर, गलतियां स्वीकारते हो? अच्छा एक बार, गलती होती है कभी? बिल्कुल होती है, कभी गलती हुई है आप लोगों से किसी बिल्कुल से? होती है। स्कूल में, कॉलेज में, पढ़ाई के दौरान, घर में हुई है ना गलती? सरकारों से भी गलतियां होती हैं, तो कम से कम स्वीकारिए तो कि हाँ ये गलती हुई है। ये आप देखिए, वो उन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, वो इस देश की, इस प्रदेश की नागरिक हैं, और कितनी निराशा के साथ ये बात कह रही है कि आप लोग गलतियां ही नहीं स्वीकारते, करेक्ट क्या खाक करेंगे। चलिए आप उनके ठीक आगे जो बैठे हैं भाई साहब, सवाल अभी पूछिएगा। मैडम ने जैसे पूछा कि ये लोग जवाब दे क्यों नहीं है, तो जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि भारत का विधायिका स्तंभ इसलिए जवाब दे नहीं है क्योंकि यहाँ मरने वाले दिन तक चुनाव लड़ने का अधिकार है इन लोगों को। जब तक राजनीति से रिटायरमेंट का कानून नहीं बनेगा, चाहे 65 उम्र के बाद रिटायरमेंट, चाहे 2 बार MP MLA का चुनाव जीतने के बाद तीसरे बार चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध का कानून, सरकारी नौकरी से, फौज से, सब जगह से रिटायर होने का प्राइवेट सेक्टर में भी कानून है, तो राजनीति में भी एक साथ इसीलिए भारत का विधायिका स्तंभ जवाबदेह नहीं है। अच्छा, इसीलिए पूछ तो एक मिनट, इसीलिए पुलिस रिफॉर्मेशन नहीं होता जैसा अभी उन्होंने कहा है। इसीलिए क्या नाम है उनका, न्यायालय, हमको नहीं पता उनका नाम, इसीलिए जुडिशियल रिफॉर्मेशन नहीं होता, रिफॉर्म्स रिफॉर्म जो भी कुछ। हाँ, हमारा चूंकि होने का एक रीजन यार। दरअसल हमारा लाइफ डिस्ट्रॉय होने का रीजन ही एक मुकदमा था। सवाल क्या है? यही सवाल है कि भारत में ये लोग कब, अच्छा चलिए, राजनीति से रिटायरमेंट नहीं, जब तक भारत में नहीं बनेगा। मैं पूछ रहा हूँ। अरे माइक दे दो, तुम तो नेता हो जो माइक चपट के पड़। क्या आप लोगों को ये लगता है कि जैसे बाकी फील्ड्स में रिटायरमेंट की एक एज होती है, वैसे ही राजनीति में भी एक एज होनी चाहिए रिटायरमेंट की, ताकि दूसरों को भी मौका मिले, फ्रेश थॉट्स आए? देखिए, इंडिविजुअली क्या राय है आपकी? कोई भी बता सकता है, सब बता सकते हैं, क्विक जवाब। राजनीतिक प्रक्रिया में भी सुधार होना चाहिए और उसके लिए लगातार प्रोसेस भी होते हैं। कितनी होनी चाहिए रिटायरमेंट की एज? रिटायरमेंट की एज जो भी जनता तय करे, सभी लोग। अरे आप बताइए ना महाराज, आपका विचार जानना है, हम आप मंच पे बैठे हो। जैसे सरकारी तरीके से तय होता है 60-65 के लगभग, ठीक लगा लें, 62-63 तक। नहीं, जो सरकारी व्यवस्था है, मुझे लगता है कि जब आप सरकारी व्यवस्था में मानते हैं कि एक व्यक्ति इतने दिन तक ही समाज की सेवा कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। और तो वैसे आप राजनीति में भी मानिए। हाँ भाई मनोज। देखिए साथियों का सवाल ठीक है बहुत कि राजनीति में,
लेकिन राजनीति शारीरिक रूप से ज्यादा मानसिक रूप से काम करने की नहीं तो फिर तो ये कोई सरकारी नौकर भी कहने नहीं, लगे कि हम नहीं, 70 में अभी मैं खत्म कर रहा हूँ। हाँ। जरूर खत्म होनी चाहिए, लेकिन असल में होता क्या है कि राजनीति में एंट्री की और स्थापित होने की भी कोई उम्र नहीं होती। हाँ, अरे तो जब उधर इसीलिए- कैंप लगाओगे उधर से एक इसीलिए तरफ से मेयर लेकिन रोकोगे। एक एज नहीं, जो उनका दूसरा सवाल था कि ये जरूर होना चाहिए कि आप 2 बार चुनाव लड़ेंगे, आप 3 बार, जैसे अमेरिका में है कि आप भाई 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं हो सकते। हाँ। इस तरह का जरूर होना चाहिए, सबको अवसर मिलना जी, चाहिए। राजनीति में रिटायरमेंट की एज होनी चाहिए। तो उस हिसाब से तो अखिलेश भैया मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अगर वो तो अभी आएंगे एक ही बार बने हैं। अरे 2 बार बन जाएंगे क्योंकि परिवारवाद है ना। खैर ये आपने कबूल जो कर रहे हैं कि 2 बार बन जाएंगे। विषय रखा अनुभव, मैं इस पे सहमत हूँ कि अनुभव बहुत बड़ा चीज है और अनुभव ही किसी भी कितना व्यक्ति, अनुभव? समाज या देश को चलाने के आयुषी लिए जी, ज्यादा कितना अनुभव? रिटायरमेंट की एज होनी चाहिए पॉलिटिक्स में? रिटायरमेंट नहीं कह सकते, बट एक कितनी? 60, एक- 65, 70, 80, 90? देखिए मैं बस एक पॉइंट कहना चाहूंगी, कोई कानूनी रूप से आप रिटायरमेंट का एज बनाए ये नहीं जरूरी है। हाँ, आप पार्टी सरकारी नौकरी विशेष में तो के- बनाते हैं। पार्टी विशेष में जो भी पार्टी है, चाहे भाजपा, आयुषी चाहे जी, समाजवादी, सरकारी चाहे नौकरी में तो कांग्रेस। एज होती है ना, 60, 65, 62, 63। जब आप पार्टी इनके विशेष पे हो समस्या तो है कि उनके इनके पार्टी का एक मार्गदर्शक नियम मंडल की होना व्यवस्था चाहिए, है। उनके पार्टी का एक नियम होना चाहिए और उस नियम के तहत ही भारती वो जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री, आप लोग तो वैसे भी प्रधानमंत्री, मार्गदर्शक शासन- मंडल में भेज देते हैं 75 पार। आडवाणी जी रिटायर हो चुके आडवाणी जी, हैं, हाँ, अब तो- आडवाणी जी रिटायर हो चुके हैं हो गए। और हम ही लोग रिटायर, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग ही इसे धरातल पर लेकर जाते हैं कि रिटायरमेंट देते हैं, चाहे दक्षिणी के अपने विधायक पूर्व रहे हो, चाहे कोई भी बड़े लीडर रहे हो, आप देख सकते हैं। लेकिन कांग्रेस समाजवादी पार्टी नहीं देती है, अच्छा वो जी, अभी भी डटे बताइए। हुए हैं। चलिए इनका हाँ, रिटायरमेंट की एज होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। कितनी? और इस बार जनता को डिसाइड करना है क्योंकि जनता के पास अपना वोट का जनता अधिकार ने है। सवाल पूछा है कितनी हाँ, होनी चाहिए? 65 होनी चाहिए। 65 होनी चाहिए। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मेरा बस एक छोटा सा सवाल है सर, आप हमारी जो बीजेपी की प्रवक्ता हैं उनसे, जी। उन्होंने एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया था कि ऑक्सीजन से कोई मरा नहीं। मैं एक परिवार से आता हूं जहां पर मैंने अपने घर में 15 दिन के अंदर 3 मौतें, मेरी खुद की दादी, मेरे चाचा और मेरी बुआ, 15 दिन के अंदर आप माहौल समझ सकते हैं कि किस तरीके का रहा होगा घर में। मैं आपसे ऑक्सीजन बस की कमी के चलते? जी, ऑक्सीजन की कमी के चलते मैं बस हाँ या ना में जवाब चाहता हूँ कि आयुषी जी, क्या आपके किसी जानने वाले की मौत या आपके किसी करीबी की मौत ऑक्सीजन से नहीं हुई? मैं किसी पार्टी, किसी राजनीतिक तरीके का सवाल नहीं है ये, मैं बस आपसे चाहता हूँ कि अपने दिल पे हाथ रखिए और हाँ या ना में जवाब दीजिए कि क्या किसी की मौत नहीं हुई ऑक्सीजन से? धन्यवाद। आयुषी। अनुपम जी, देखिए आपकी दादी चाचा बुआ वो मेरे भी दादी चाचा बुआ हैं और मैं उनको दिल से सम्मान करती हूँ और मैंने इतना पहले ही गंभीर सवाल बताया है, उस पे भी थोड़ा- यह महामारी इस देश का यानी पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़े महामारी के रूप में निकला और मैं अभी भी कह रही हूँ, आपने बोला कि ऑक्सीजन की कमी से, मैं पल भर में स्वीकार भी लेती हूँ कि ऑक्सीजन की कमी से हुआ, लेकिन सच्चाई यही है कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्रोवाइड किए जा रहे थे। अगर हॉस्पिटल में जनता पहुंच रही थी तो, लेकिन जनता हॉस्पिटल में पहुंचने के पहले ही डेट कर जा रहा था, ये सबसे हॉस्पिटल बड़ी में कमी जगह हो नहीं गई थी है। मैडम, हॉस्पिटल से एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल भेजा जा रहा था जी। ऑक्सीजन प्लांट पूछे उस स्तर पे नहीं थे। सवाल पूछे, नाम बताइए। मेरा नाम अनिमा अदिति है। अरे सुन लो बहादुर। हाँ, क्या नाम है? अनिमा अदिति। अनिमा, पूछिए। क्या करती हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ सर, बीएचयू में। वेरी गुड, पूछिए सवाल। तो मेरा सवाल एक विद्यार्थी की हैसियत से ही है कि किससे? बीजेपी से? हाँ, बीजेपी से। जी। सर मैम, मेरा सवाल ये है कि हम लोग सर्व विद्या की राजधानी में खड़े हैं और बीएचयू में पढ़ाई कर रहे हैं, पर ऑफलाइन क्लासेस के अलावा रैलीज के लिए बिल्कुल कोई समस्या नहीं है, तब कोरोना नहीं आएगा, पर ऑफलाइन क्लासेस में आ जाएंगे। उद्घाटनों के लिए कोई समस्या नहीं है, पर ऑफलाइन क्लासेस में आ जाएंगे। एक और मतलब मैं सवाल कंटिन्यू कर रही हूँ। बिंदास पूछो तुम, पूछो। हाँ, और इसके अलावा भी अगर यूपी में सिर्फ नाम ही बदला जाना है तो फिर वो भी कह दीजिए, हम लोग नाम नहीं बनाएंगे। देखिए उत्तर प्रदेश में नाम जो बदला जा रहा है, आपको भी पता है इस देश की संस्कृति क्या रही है। प्रयागराज ही रहा है, इलाहाबाद कभी नहीं था। वो इलाहाबाद मुगलों के बाद आया। खैर, आपका प्रश्न ऑफलाइन के लिए है, वो आपके विश्वविद्यालय की कुलपति महोदय की समस्या है, वो उसे सुचारू करेंगे। एक सेकंड। ऑफलाइन आयुषी जी,
इस देश के केंद्रीय विश्वविद्यालय में अगर कोई नियम बन रहा है मैं बिल्कुल तो स्वीकार हूं कि ये तो सरकार बनारस की- के सांसद ही इस देश के प्रधानमंत्री हैं। इस देश के मानव संसाधन विकास, जिसको अब शिक्षा मंत्रालय कहा जाता है, वो उनके अधीन आता है। उनका सवाल है देखिए- कि अगर रैलियां हो सकती हैं लाखों की भीड़ की, तो क्लासेस क्यों नहीं हो सकती हैं? रैलियों के एक नियम है कि आप 200 संख्या में आएंगे या कितने? 500 की संख्या में एक सेकंड, आएंगे। एक सेकंड। मेरा पूरा होने दीजिए। 1000 की संख्या में आएंगे कि लाख की संख्या में आएंगे, ठीक है। भीड़ का कोई मापदंड नहीं होता है, सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं। और भीड़ विद्यार्थी नहीं लगाते हैं, आयुषी लेकिन जी, क्लासरूम आयुषी जी, में विश्वविद्यालय विद्यार्थी जाते हैं में और विश्वविद्यालय में विद्यार्थी- भीड़ नहीं पहुंचती है, स्टूडेंट पहुंचते वही हैं। मैं कह रही हूँ, गिनती फिक्स होती है। विद्यार्थी क्लासरूम में जो बैठते हैं, जो क्लासेस करते हैं, वो इस देश के अहम हिस्सेदार है, भविष्य। इसलिए उनको कुछ ना हो, इसलिए सरकार को काम कर रहा है ताकि ऑफलाइन क्लास करके आप सुचारू रूप से शिक्षा प्राप्त कर पाए। आपको ऑफलाइन में अगर समस्या हो रही हो, ये ऑनलाइन चीजें हो जाएंगी। एजेंडा है। नहीं, ये मैं तो आई एम नॉट कन्विंस्ड। पूछिए। उन्होंने बिल्कुल भी नहीं चिल्लाया, आराम से खड़े थे तो नजर पहुंच गई। सौरभ सर, मेरा क्वेश्चन आयुषी श्रीमाली जी से है, भाजपा प्रवक्ता से, कि यहाँ के सांसद माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और बनारस को लेकर के बहुत प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जो बनारस का अस्तित्व है, जिससे बनारस का नाम पड़ा, बरुड़ा और अस्सी, उसकी उन दोनों नदियों की क्या स्थिति है जिससे हमारी गंगा प्रदूषित हो रही है। जितनी कराहती हुई अस्सी जा रही हैं, गंगा में मिल रही हैं, उसके लिए प्रधानमंत्री जी क्या किए हैं, और जो बरुड़ा पे काम हो रहा था उसको भी रोक दिया गया है। आयुषी श्रीमाली जी जवाब दें इस पे। देखिए, वरुणा के काम में पिछली सरकार ने जो काम चालू किए थे या जो भी उनकी योजनाएं थी, उस पे जब सरकार बदली, जब चीजें शुरू हुई कि भाई कैसे हो रहा है, तो उसमें बहुत सारा भ्रष्टाचार सामने आया। उसकी जांच के लिए वरुणा का काम रोका गया। पहला विषय मैं पूरा कर लूं। झूठ पहला विषय। दूसरा विषय, बहुत आपने झूठ बोल 80 की चुकी बात हो, की है। एक्सपोज हो चुकी पिछली हो। सरकार में ही 80 को अब ध्वस्तीकरण जनता कर को दिया गया था, एक्सपोज 80 नदी का। और गंगा को स्वच्छ करने का काम इस देश के नहीं, कोई प्रधानमंत्री सपोर्ट नहीं एवं कर रहा है। वाराणसी के सांसद कई माननीय बार नरेंद्र तुम्हारा मोदी जी ने ही बहुत किया शर्मिंदा है। होगी, बात नहीं विकास होगी। कार्य के आज का लिए, दिन आयुषी चाहे वो जी नहीं गंगा भूलेंगे। नदी हो, चाहे वो ठीक है, कॉरिडोर हो, सारा काम इस देश के प्रधानमंत्री और एक ये- आपके सांसद ने ही किया है। अच्छा, एक ये गंगा भाजपा के स्वच्छता नेता और एक अभियान भी सपा के नेता, प्रधानमंत्री एक-एक जी करके की ही इनको। देन है। आयुषी श्रीमाली जी कही हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो छात्र संघ पे समाजवादियों का कब्जा था। मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये भी यहीं से हैं और ये भी छात्र संघ की पदाधिकारी रही हैं और बनारस से ही हैं, कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जब छात्र संघ का चुनाव हुआ, तब कैसे समाजवादियों का कब्जा हो गया और इन्हीं के विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव का नामांकन करा के चुनाव को रद्द किया गया। क्या ये इसका जवाब दे सकती हैं कि छात्र संघ चुनाव क्यों रद्द किया गया? क्यों रद्द किया गया, बताइए। मैं 2015-16 में अध्यक्ष रही हूँ और 2017 में प्रदेश सरकार बदली है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी सरकार। अरे बीएचयू में इलेक्शन करवा दीजिए ना, आपकी तो सरकार है। बीएचयू में इलेक्शन होगा कि नहीं, ये वहाँ के छात्र डिसाइड करेंगे, जो कि वहाँ के छात्र तो छात्रों मांग कर ने रहे वहाँ हैं। के- नहीं, वहाँ के छात्रों ने पहले से बोल दिया कि हम छात्र संघ नहीं चाहते हैं। अच्छा जी। मेरी खुद की बड़ी बहन बीएचयू की स्टूडेंट रही है, बीजेपी वो खुद का इस बात को बोलती है कि लिखाई मुझे किया। छात्र संघ नहीं चाहिए। तो आप यहाँ चुनिंदे कुछ लोग बैठे हैं जो बोल रहे हैं हम छात्र नेता हैं, हम चुनाव कराना चाहते हैं, तो उनसे ही चुनाव नहीं होगा। ये आप सभी छात्रों का ये मत होना चाहिए। दूसरा विषय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में छात्र संघ अभी कुछ दिनों के लिए टाला गया है, रद्द नहीं किया गया है। टालने का कारण आपको भी पता है, इस देश में जब भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल आता है, तो इस देश में जो हमारी गतिविधियां हैं या चुनावी माहौल है, उसको ब्रेक करने के लिए थोड़ा सा छात्र संघ को टाला गया है, रद्द नहीं किया गया है। इसके लिए आप विश्वविद्यालय से कुलपति जी से बात कर सकते हैं। मेरी बात हुई है, कुलपति ने यही बोला कि चुनाव कराया जाएगा, चुनाव होगा, चलिए, दो और चुनाव सवाल। बहुत जल्द होगा। कू ऐप पर अंकित का सवाल है, आप में से कौन जवाब देना चाहेगा? जवाब तो आपको देना चाहिए, आप सरकार में हैं। अंकित ने पूछा है, जिन किसानों की जमीन अमूल प्लांट के लिए अधिग्रहित की गई, उनमें से ज्यादातर को मुआवजा नहीं मिला, सरकार बताए कब मिलेगा? क्या रुख है पार्टी का? वैसे तो लगभग लोगों को मुआवजा मिल चुका है, लेकिन अगर नहीं मिला है तो बहुत जल्द उनको मुआवजा मिल जाएगा। कू ऐप पर ऋचा का सवाल है, सबसे बड़ी पार्किंग की सौगात तो बनारस को मिल गई, पर सड़कें कब चौड़ी होंगी ताकि जाम से छुटकारा मिले?
कॉरिडोर हो गया, सड़कें भी चौड़ी हो जाएंगी और बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर हो चुका है, सड़कें भी उनसे रिलेटेड जो भी कनेक्टिंग है वो हो जाएंगी। इसके अलावा जो भी प्रमुख मार्ग हैं हमारे वो ऑलरेडी हो चुके हैं और केंद्र सरकार के द्वारा उस पर कार्य किए जा रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों लोगों का, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद।